प्रायोजक एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान और GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट सीधा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से। और आज हम बात करेंगे मोडिफाइड इकोनॉमी की। कैसे प्रधानमंत्री के यूएस दौरे ने अर्थव्यवस्था को एक नई बूस्टर डोज देने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान इस समय टाइम्स स्क्वायर स्टूडियोज में हमारे मौजूद हैं। हमारे साथ जबर सोरश वाला है, जिनको मैं मोदी फैन भी कहता हूं और मोदी जी का टाइगर भी कहता हूं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है, इस डिबेट में जुड़ रहे हैं केतुल शाकपरा, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उनका भी स्वागत है। परमीत मुखर्जी हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट CSI के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद आहूजा, जो कि अटॉर्नी लॉ है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। मैं सबसे पहले जफर भाई शुरुआत आपसे करता हूं। मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, GDP नंबर्स अगर सुधारने हैं तो भारत में इन्वेस्टमेंट लानी है, और GDP नंबर्स क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं। GDP नंबर्स इसलिए जरूरी हैं कि अगर GDP देश की बेहतर होगी तो आपको नौकरियां मिलेंगी, आपका इंक्रीमेंट अच्छा होगा। अगर आपका बिजनेस कम चल रहा है तो वो ठीक चलेगा, अगर GDP नंबर्स कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें डिपेक्ट करते हैं। जफर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी का यूएस दौरा इकोनॉमी को मॉडिफाइड करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक मील का पत्थर है? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए मोदी साहब हमेशा एक बात कहते थे कि डिप्लोमेसी जो है, यानी ये एक डिप्लोमेसी का ही सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर का किसी मुल्क में जाना। वो कहते थे कि डिप्लोमेसी जो है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुल्क की होनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा वो कहते थे कि हमारे जितने जो हमारी कॉन्सुलेट्स हैं या हमारी एम्बेसीज हैं, उनको यही काम करना चाहिए। तो ये मोदी साहब की सोच हमेशा से थी। बल्कि मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि मोदी साहब का विजन कैसा है। यूपीए की जो सरकार गई हमारी हाल में, जो गई मोदी से पहले, उन्होंने एक बड़ा अजीब काम कर दिया। यानी पिछले 50 साल से IAS की जो एग्जाम होती थी UPSC में, अरबी और पर्शियन सब्जेक्ट था, इन्होंने उसको निकाल दिया। और निकाल दिया तो उससे क्या होता था कि जो ले देकर मुसलमान IAS में आते थे वो भी कम हो गए। उन्होंने शिकायत की, मिनिस्टर के पास गए, नारायण स्वामी उसके मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यूं कहा कि अच्छा, हमारे यहां तो 3 मिनिस्टर थे मुसलमान, जब कैबिनेट में निकाला तो उनको तो बुरा नहीं लगा और आपको लगा। वो डेलीगेशन मोदी साहब के पास आया, इलेक्शन के पहले की बात है, कि सर ये हुकूमत ने ऐसे किया। तो मोदी साहब की जो थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं। मोदी साहब ने कहा बड़ा अजीब बात है कि ये सरकार कैसे डील करती है, इसलिए कि हमें ऐसे अफसरों की जरूरत है जो पर्शियन और अरेबिक जाने, इसलिए कि हमारे मुल्क का 66% कारोबार उन मुल्कों के साथ है जहां पर अरबी और फारसी बोली जाती है। तो हमें तो ऐसे अफसरों की जरूरत है। तो मोदी साहब की थिंकिंग जो है जी हमेशा वो यही रही है कि साहब कारोबार। लेकिन क्या आपको लगता है कि मॉडिफाइड इकोनॉमी करने की पुरजोर कोशिश है यूएस मिशन यूएस से? बिल्कुल, देखिए एक आप अमेरिका को नजरअंदाज, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्ट्रेट मैसेज दिया, एक पैर आप हिंदुस्तान में रखिए और एक पैर आप अमेरिका में रखिए, जो कि NRIs हैं। इसमें मोदी साहब के 3 अटैक हैं जी। एक तो यहाँ की हुकूमत के साथ ताल्लुकात रखना, एक मोदी साहब बड़े बड़े जितने कॉरपोरेशन हैं, जो 10, 12, 15 जो बड़े हैं, उनसे मिल रहे हैं जी। उसके बाद मोदी साहब ये छोटों से मिल रहे हैं, और ये आज हिंदुस्तानियों से मिले। तो यानी सबकी जरूरत है हुकूमत के साथ, लेकिन अल्टीमेटली जो फायदा है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर FDI आए, लोग हिंदुस्तान में आकर कारोबार करें, अपने कारखाने डालें, और इससे इंडिया की इकोनॉमी में सुधार हो। जी हमारे साथ आशीष चौहान है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO। आशीष, मैं आपसे बड़ा एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। ब्रांड इंडिया की हम बात करते हैं, क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रांड इंडिया को अच्छी तरह से एंडोर्स कर रहे हैं, एंड दिस विल गेट अस इन्वेस्टमेंट बैक इन इंडिया? अनबिलीवेबल। आज जो मैंने देखा वो कहीं पहले नहीं देखने में मिला। लेकिन आज मैं कई अंग्रेज पत्रकार से भी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप तो, आपके जो प्रधानमंत्री है, आप लोगों से तो अच्छे ही बात करेंगे, आप लोग भी उनको सराहेंगे, लेकिन जो कल किया उन्होंने सेंट्रल पार्क के अंदर, UN में नहीं, UN में तो स्टेट्समैन की तरह शांति से
अच्छे ढंग से उन्होंने बात करी, लेकिन जो सेंट्रल पार्क में कल हुआ उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। लेकिन 60,000 युवा, अमेरिकन युवा, उनसे अंग्रेजी में बात करी और वो लोग उसको चीयर कर रहे थे। बड़ी अजीब सी बात थी कि जो आदमी नॉर्मली हिंदी में बात करता है उनसे अंग्रेजी में बात करी, और जो ब्रांडिंग वहां पे मिली है उनको, यूथ से कनेक्ट कर गए। और उन्होंने अपने भाषण में भी, मेडिसन स्क्वायर के भाषण में भी सोशल मीडिया से कनेक्ट होने की बात करी। डू यू थिंक दिस मैन इज एंडोर्सिंग ब्रांड इंडिया एंड दिस मैन विल गेट investments back in India? Do you think that? Absolutely. I mean, there is no doubt about it. And he is basically, as Zafar Bhai said, he is talking to various people, but the sort of image he is giving of India is very, very progressive. आशीष, आप बिजनेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो। मेक इन इंडिया अगर होना है तो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया चाहिए, और इन तमाम चीजों के लिए फंड इन इंडिया चाहिए। And that is why he is here. For me, his main purpose is that in the first 3 months of his sort of government, he's coming in here. Okay. मैं सीधा चलता हूं, फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, केतुल के पास। केतुल, डू यू थिंक प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है और ये मेरे आम व्यूअर्स के लिए सवाल है, क्या आपको लगता है इसका कितना डायरेक्ट फायदा भारत को मिल सकता है? जिस तरह से मिशन यूएस पे प्रधानमंत्री निकले हैं और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से मॉडिफाइड करने का एक बड़ा प्रयास है। तो आई विल डिवाइड दिस आंसर इनटू 2 पार्ट्स। एक तो कॉन्फिडेंस की बात है जी। इंडिया के बारे में लोगों में जो परसेप्शन था वो काफी बिगड़ गया था पिछले 4-5 सालों में। तो फर्स्ट थिंग इज वो आंख से आंख मिला के वो कहते हैं कि मैं चेंज करने वाला हूं। और दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा बोले तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, लोग इमीडिएटली वही देखते हैं। तो स्पेशली अमेरिकन बिजनेसेस जैसे फोर्ड के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी। तो वो जब कहते हैं कि भाई मैं आप फैक्ट्रियां लगाइए हमारे देश में, तो वो एग्जांपल देंगे कि आपके जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने लगाई है और आप उनसे पूछिए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जी, अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे थे मेरे एक डिबेट शो के अंदर, उन्होंने बोला कि इंडिया की प्रोमिसेस बहुत हाई होते हैं लेकिन डिलीवरी बहुत खराब होती है। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिलीवरी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? मिस्टर मुखोपाध्याय, Pramit Makhode, So definitely, see, Modi ji, that's what he has proven. He has given Gujarat model to India, and I think he is determined and he will make it happen that he will give Indian model to the rest of the world. So ये होना ही है. Modi ji has shown us. आप तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले भी, क्या कहा उन्होंने? See, he is a great listener, and we can very easily see that how much he is passionate about making sure that the last mile should get the advantage, whether it is information. नहीं, आपकी मुलाकात कितनी देर की हुई? एक 10 से 12 मिनट के आसपास की 1-on-1 हमारी मुलाकात थी। भीष्म अग्निहोत्री जी भी उस मुलाकात में थे। और क्या उस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने आपको क्या बोला? हम ई हेल्थ केयर के ऊपर चर्चा की, तो ही सेड कि ई हेल्थ केयर और स्टेम सेल थेरेपी प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा हुई। ही सेड आई एम कमिटेड फॉर स्टेम सेल थेरेपी, आई वांट टू मेक श्योर दैट दिस मोस्ट एडवांस साइंस ऑफ हेल्थ केयर शुड कम to India first, and the best advantage should go to the poor of the poorest as soon as possible. तो सूरत में हमारा जियो स्टार का हमारा एक प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया, and he said I am committed. अभी उन्होंने बताया कि जापान में भी वो आपको क्या बदलाव दिखता है भारत के अंदर इस समय? सबसे बड़ा बदलाव तो he is making the bureaucracy work more efficiently. I think that's the biggest change. जी, that's the biggest change. ब्यूरोक्रेसी से काम करवा रहे हैं, that's the biggest change. Okay, जफर सुरेशवाला, बहुत सीधा सवाल आपसे, और क्या आपको लगता है जिस तरह से टैक्स टेररिज्म बार बार अपनी कैंपेन में भी भारतीय जनता पार्टी बोलती थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोलते थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, टैक्स टेररिज्म, क्या आपको लगता है अगर इकोनॉमी दुरुस्त करनी है, बेहतर करनी है, बेहतर फंड चाहिए देश के अंदर, तो ये टैक्स टेररिज्म बंद करना पड़ेगा? यानी सिर्फ टैक्स टेररिज्म नहीं, इकोनॉमिक टेररिज्म भी, इकोनॉमिक टेररिज्म जो हुकूमत चलाती है जी। और खास तौर से हमने देखा कि पिछली जो सरकार थी हमारी यूपीए की, वो जिस तरह से टेरराइज करती थी लोगों को, तो मुझे कई मरतबा यूं लगता था कि हमारे अंडरवर्ल्ड डॉन जो है बेचारे वो बड़े बेवकूफ हैं। ऐसा क्यों? यानी इसलिए कि वो तो एक्सटॉर्शन भी करते हैं और भागते भी हैं और पुलिस भी उनके पीछे पड़ती है और हाथ में आता कुछ नहीं है। और ये हमारे मिनिस्टर जो बैठ के टेरराइज करते थे, कभी किसी के ऊपर सेबी का हमला डालते थे, कभी इनकम टैक्स, कभी एनफोर्समेंट, कभी कंपनी लॉ बोर्ड,
बस आप अगर उस जमाने में तो ऐसा था कि मोदी का खाली यूं कह दो कि गुजरात में सड़कें अच्छी हैं तो आपके पीछे इनकम टैक्स आ जाएगी। अगर ज्यादा आप ये कह दो कि साहब गुजरात में मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की है तो दारुल उलूम देवबंद की वाइस चांसलरशिप छोड़नी पड़ जाती थी। यानी ऐसा टेररिज्म का माहौल चला आया था। डू यू थिंक, आपको लगता है टैक्स टेररिज्म और इकोनॉमिक टेररिज्म खतरनाक है, घातक है? बिल्कुल, देखिए अगर ये होगा तो फिर मुल्क में कोई नहीं आएगा, इसलिए कि जो बाहर के जो लोग हैं वो उस तरह से आना चाहेंगे कि उनको बिल्कुल किसी किस्म की बगैर, एक वही जो मैंने पहले कहा था कि मोदी साहब का जो स्टाइल है, एक फ्रेमवर्क बना देते हैं वो पहले, वो फ्रेमवर्क के अंदर, और वो आसानी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इकोनॉमिक टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म, इन दोनों टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं? उनके पास वो AK-47 है? नहीं, वो उनके पास इसलिए कि उनके पास नीयत है उसकी जी, और उन्होंने देखा है जी जी, उन्होंने देखा है इसको और उन्होंने खूब देखा है जी, और उनको उसके नुकसानात का पता है, तो मोदी साहब बिल्कुल उसको खत्म करेंगे। ओके, परमीत वांट्स टू ऐड, लेकिन आपसे पहले मैं सीधा चलूंगा आनंद आहूजा के पास, अटॉर्नी लॉ यूनाइटेड स्टेट्स के हमारे साथ हैं। अभी टैक्स टेररिज्म और इकोनॉमिक टेररिज्म की बात हो रही थी, तो कैसे टेररिज्म को बंद किया जा सकता है? क्या आपको लगता है इंडिया इज बीइंग एन NRI, इंडिया इज बैक ऑन ट्रैक? डू यू फील अ प्राउड इंडियन? Definitely I feel to be very proud to be an Indian। और जहां तक आपका सवाल है कि ये खत्म हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसमें दो चीजें हैं। सबसे बड़ी जो खूबी मैंने देखी मोदी साहब में वो ये है कि वो अवाम की नब्ज को पहचानने के माहिर हैं। उन्होंने ये महसूस किया कि अवाम क्या चाहता है, वो चाहे हिंदुस्तान में बैठा हुआ हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तान से बाहर बैठा हुआ हिंदुस्तानी है। जैसे कि उन्होंने एक आज भी अपने भाषण में एक बात कही कि मैंने जो लॉज बने थे, रोज अगर एक कम मैं कांदूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैंने इसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई है जो इसको स्टडी करे कि जो फालतू के जो लॉज हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो दूसरा उन्होंने जो एम्फेसिस दिया, कानून भी बड़े अजब गजब के कानून है हमारे यहाँ। पतंग उड़ाने के लिए भी एक ही कानून और हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी एक ही कानून। वही जो जफर साहब ने बात कही जी कि जो इकोनॉमिक टेररिज्म था वो इन लॉज के जरिए ही इंप्लीमेंट होता था जी। तो मोदी साहब ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अवाम की नब्ज को पहचाना कि अवाम चाहती क्या है। अवाम की नब्ज को तो समझते हैं, तभी तो 282 सीटें लेके आ पाए। अगर नहीं समझते तो कहां से लेके आ पाते? लेकिन 30 साल बाद इतिहास बनाया उन्होंने। लेकिन टैक्स टेररिज्म और इकोनॉमिक टेररिज्म क्यों खत्म करेंगे? लेकिन वो सिर्फ अवाम की नब्ज को पढ़कर पीछे बैठने वाले नहीं है। उन्होंने देखा कि अवाम चाहती क्या, मुझे उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। डायरेक्ट बात करते हैं। आप NRI हैं, क्या आपको लगता है अमेरिका इस समय तमाम कोशिशें कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंप्रेस करने की? मैं ये बात से आपसे सहमत नहीं हूं कि वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरत है जी। जैसे लेकिन पहले ये जरूरत थोड़ी कम थी, अब कुछ ज्यादा हो गई। इसमें दो वजह हो सकती हैं जी। एक वजह तो ये है कि हमारी पिछली जो सरकार थी उसकी एफर्ट्स क्या रही, समझे कि नहीं। उन्होंने कितनी कोशिश की, जैसे मोदी साहब ने कोशिश की है। अब दूसरी चीज क्या है कि अमेरिका ने भी देखा कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें इंडिया से अमेरिका की धरती पे एशिया की सदी बताना और ये बताना आप एक पैर अमेरिका में रखिए और दूसरा इंडिया में रखिए, ये अपने आप में दो चीजें बहुत बड़ी हैं। ओके, योर टेक ऑन दैट परमीत। सी, आई थिंक अराउंड 2.5 करोड़ इंडियंस आर आउटसाइड इंडिया NRI हैं और 125 करोड़ अपने हिंदुस्तान में हैं। सो द टोटल GDP या जितनी वेल्थ है अपने इंडिया की 125 करोड़ की, आई थिंक दैट मैचेस ऑलमोस्ट प्रीटी क्लोज टू व्हाट 2.5 करोड़ NRIs have, and he understands that, and that's where he is making that passionate appeal. आज जो MSG से मेडिसन स्क्वायर गार्डन से जो अपील थी, जो भाषण था, ये केवल अमेरिकन लोगों के लिए नहीं था, उसमें पूरे ग्लोब के लिए उसमें कई इंपॉर्टेंट बातें कह गए प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आशीष, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने वो स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है यूएस से जो स्ट्रांग मैसेज इस समय चाहिए था? नीड ऑफ द आवर था डायरेक्ट बात करना, ब्लंट बात करना और साथ ही साथ एड्रेस करना उन समस्याओं को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें एड्रेस कर गए प्रधानमंत्री मोदी। आप देखिए, उन्होंने बोला जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
यूएन में यार बोल दिया और बोला कि यार ये G20 और G4 अब बंद करिए, यूएन अपना काम करे। क्या आपको लगता है कि जो उनका कम्युनिकेशन करने का अंदाज है, कम्युनिकेट करने का अंदाज है, उसी सरल अंदाज में या फिर कहें उस अंदाज के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बड़ी बातें कह डाली? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात जो है वो कहा कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस। जो पहले हम सोचते थे कि अमेरिका हमको वीजा नहीं देता है तो हम भी उनको वीजा ना दें, हमको वहां पे लाइन में खड़ा रखता है, हम भी उनको लाइन पे खड़ा, हम अपने आप पे बदला ले रहे थे। उनको वीजा ना देके, उनके जो बिजनेसमैन है उनको वीजा ना देके हम अपने आप पे बदला ले रहे थे। तो आज हम कह रहे कि अमेरिका वीजा दे या ना दे, अमेरिका पिछड़े रह जाएगा। अमेरिका जो ऊपर आया है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दिमाग जो भी धारण करते हैं उनको बुला के आया हुआ है। वही आज इंडिया करने जा रहा है कि भाई आपको इंडिया में उतरते ही वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। कितनी बड़ी बात कह दी एकदम सामान्य रीत से, और मेरे हिसाब से ये जो चीज है लागू हो गई जी तो भारत को बहुत आगे ले जाएगी। उन्होंने बताया किस तरह से स्नेक चामस की लैंड इंडिया को कहा जाता है, लेकिन वो माउस चामस की भी लैंड है, क्योंकि इंडियन यूथ जब माउस घुमाता है, कंप्यूटर पे माउस घुमाता है तो दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये भी उन्होंने बात बोली। तो मिशन यूएस में प्रधानमंत्री मोदी हैं जफर सुरेशवाला। क्या आपको लगता है, मैं दोबारा आता हूं, क्या आपको लगता है ब्रांड मोदी से ग्रैंड इंडिया बन जाएगा? और क्या आपको लगता है अमेरिका इज टेकिंग इंडिया सीरियसली? उनको भी लग रहा है, इन देयर लैंग्वेज आई वांट टू से, हु इज मोदी? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि 30 साल के बाद हिंदुस्तान ने भी, और जब ओबामा साहब मिलेंगे तो उनको पता चलेगा प्राइम मिनिस्टर क्या होता है इंडिया का। इसलिए कि 30 साल से हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की जो ताकत होती है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो पावर होता है, वो अब दुनिया को पता चलेगा मोदी साहब के साथ। आपको लगता है प्रधानमंत्री का ताकत पता चलेगा? क्यों पता चलेगा वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या अलग चीज है प्रधानमंत्री मोदी में? आप उनको जानते हैं, समझते हैं। क्या ऐसी दो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग करती? एक तो देखिए उनको जो मैंडेट मिला है अभी, जबरदस्त। दूसरा, मोदी साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूं कि मोदी साहब को कोई चला नहीं सकता, कोई चला नहीं सकता, बिल्कुल नहीं चला सकता। वो अपने दिमाग से, अपनी खुद सोच से चलते हैं, और उनकी सोच जो है वो पॉजिटिव है। उनकी सोच जो है बहुत रिफॉर्मिस्ट है, और उनकी सोच के अंदर एक विजन है। तो चूंकि जो आदमी ये विजन का और इस सोच का जब आदमी होता है तो फिर वो किसी की सोच पर नहीं चलता, वो अपनी सोच पे चलता, वो दुनिया को पता चलेगा। मैं ब्रेक लेता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक के बाद जब लौट के वापस आऊंगा, मैं ब्रेक के बाद लौट के वापस आऊंगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने बातों बातों में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। यूएस दौरे में वो 20 इन्वेस्टमेंट बैंकर से तो मुलाकात उन्होंने करी, साथ ही उन्होंने बोला मैं इंडिया में जीवन स्तर यानी आपके रहने का स्तर सुधारना चाहता हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी उसमें सफल हो पाएंगे? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कितनी सपोर्ट उनको इंडिया से मिलेगी, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेला आदमी कितना भी कर ले लेकिन तब भी कमी रहता है। दैट्स द रियल बिग स्टोरी, मोडिफाइड इकोनॉमी, बिग स्टोरी टुनाइट। टाइम स्क्वायर से लगातार हम आपके लिए यह खास पेशकश लेके आ रहे हैं। प्रायोजक एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान और GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से बिग स्टोरी बिग डिबेट। कैसे यूएस में प्रधानमंत्री, मिशन यूएस में प्रधानमंत्री, मोडिफाइड इकोनॉमी क्या भारत की होगी, ये आज का टॉपिक है। और हमारे साथ इस डिबेट में हमारे साथ आशीष चौहान है, जफर सुरेशवाला है, साथ ही हमारे साथ इस डिबेट में प्रमीत मुकाद्दे हैं, साथ ही हमारे साथ इस डिबेट के अंदर जुड़ रहे हैं आनंद आहूजा और केतुल शाकपरा। इन तमाम लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और अब इस दौर में हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले प्रधानमंत्री मोदी ने।
भारत में मैं जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहता हूं, विकास को मैं जन आंदोलन बनाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर डेवलपमेंट हमारे यहां पर एजेंडा होगा तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी पटरी पे आके ही रहेगी। क्या आपको लगता है, या फिर आपको लगता है एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता? टॉप पे तो मोदी जी है, लेकिन नीचे का क्या होगा? एक आदमी जो लीडर रहेगा तो लोग जान न्यौछावर कर देते हैं। तो ये तो चीज है, उन्होंने मेरे हिसाब से कई अच्छी बातें करी और दो तीन तो मुझे भी लगा कि इसके पास बड़ा लंबा एजेंडा है। एक तो उन्होंने कहा 2022 हर आदमी को मैं घर दिलवाऊंगा। अभी ये तो बात किसी ने पहले कही ही नहीं, और जब आदमी जमीन से आता है उसको मालूम है घर होना क्या बात होती है। जब टाई पहन के बैठते हैं तो कई घर होते हैं सबके पास, उसको घर नहीं होने से कोई फर्क नहीं, माने उसको मालूम ही नहीं घर नहीं होना क्या होता है। क्या तो आपको रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सबके पास घर हो, सबके पास काम हो, वो रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? एब्सोल्युटली, फॉर मी इफ दैट इज हैपनिंग देन अपने आप जीडीपी बढ़ जाएगी। जी, जीडीपी बढ़ने से, और लोगों को कोई घर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो क्या जीडीपी बढ़ी? जी, क्या आपको लगता है जफर, जो बात आशीष चौहान कह रहे हैं कि अगर मकान मिलेगा तो अपने आप जीडीपी नंबर्स बढ़ जाएंगे? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत का युवा जो है, भारत का जो नौजवान है, उसमें बहुत क्षमता है। उन्होंने एक और बात बोली कि इस पूरे विकास के आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। डू यू थिंक इकोनॉमिक एजेंडा कैन ड्राइव द कंट्री एंड ड्राइव द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ऑल्सो? व्हाट्स योर टेक जफर? बिल्कुल, देखिए जो मोदी साहब की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, और यही बात उन्होंने 2002 के बाद, जो एक्चुअली तो उनकी शुरुआत 2002 के बाद हुई, उसके बाद अगर वो 11-12 साल के जो आप पीरियड लीजिए, उन्होंने क्या किया? गुजरात में सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, बाकी सारी चीजें अपने आप अपनी जगह पर आ गई। बल्कि मोदी साहब जो करने जा रहे हैं अब, यानी जो आपने जो बताया, जो उन्होंने आज कहा कि 2022 में हमको ऐसा करना है कि हर आदमी के पास अपना घर हो। जब घर हो, नौकरी हो, तरक्की हो, हर आदमी, और जन आंदोलन जब हो जाए डेवलपमेंट का। कहने के लिए आसान है, करने के लिए मुश्किल है, और अकेला आदमी कैसे करेगा? नहीं, आपको पता है बीजेपी में कई लोग उनको परेशान करते रहते हैं ना। वो तो उनकी पार्टी में भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग। बीजेपी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ऑपोजिशन की तो बात छोड़ो, बीजेपी में भी कुछ लोग हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऊपर एक सही आदमी है। और आप देखिए, तारीख उठाकर देख लीजिए, हजारों साल की, एक ही आदमी होता है जो राह रास्त पे लाता है। गौतम बुद्ध को ले लीजिए, महावीर को ले लीजिए, जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनको ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए। तो और एक अजीब बात जो आज मैंने देखी मोदी साहब की, हालांकि मोदी साहब प्राइवेट में तो हमेशा हमारे सामने महात्मा गांधी की बात करते थे, आज जो पब्लिक में जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी को जो कहा, पहले मुझे ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान से यहां आने के पहले कि ये शायद बीजेपी का कोई प्रोग्राम होगा, लेकिन ये इतना इंक्लूसिव था कि आज मोदी साहब ने बिल्कुल इस पर अपनी इंक्लूसिव फिलॉसफी की एक स्टैंप लगा दी। तो ये वाकई आशीष साहब जो कह रहे हैं कि जब ये घर और जब डेवलपमेंट जन आंदोलन, यानी हर आदमी के चर्चे में, सुबह दोपहर शाम हम लोग यानी चर्चा में सिर्फ इसी बात तो ये कहना सही है कि मोडिफाइड हो रही है देश की इकोनॉमी? बिल्कुल, हम मोदीनॉमिक्स तो कहते ही थे पहले, अब ये मोडिफाइड हो गई है इकोनॉमी। जी, इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, जिससे उनको लगता है कि इंडिया जो है वो ताकतवर बनेगा। वो स्किल स्पीड की बार बार बात करते हैं। वो बात करते हैं कि हमारे देश की जो युवा शक्ति है, यानी जो यूथ है, वो बहुत ताकतवर है। उनका मानना है कि हमने छोटे छोटे पुर्जे जोड़कर मार्स तक हम पहुंच गए। इतना तो रिक्शा का किराया भी नहीं लगता जिससे कम पे हम मार्स पे पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं उनका अपना बताने का ढंग है, अपना कम्युनिकेट करने का, कन्वर्सेशन करने का एक तरीका है। लेकिन क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को, क्या आपको नौकरी इससे मिल सकती है? क्या आपका बिजनेस इससे चल सकता है? और क्या अगर आप ऑलरेडी जॉब में है, आपकी तनख्वाह इससे बढ़ सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है? वो आपके लिए रियल स्टोरी है, वो आपके लिए बिग स्टोरी है, और वही हम आपको बताएंगे। क्या आपको लगता है कि इससे वाकई बिजनेस में और साथ ही साथ नौकरियों में, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि वो तमाम चीजें रिलेटेड है, उससे फायदा मिल सकता है? व्हाट्स योर टेक केतुल?
तो उन्होंने अपार्ट फ्रॉम उन्होंने जो प्रॉमिसेस की है, उन्होंने अभी तक उनका जो गवर्नमेंट रही है उन्होंने काफी कॉन्क्रीट स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उनका जो नोटिफिकेशंस उन्होंने दे दिए, अप्रूवल्स हो गए. सो दीज आर सम मेजर पॉलिसी चेंजेस जो उन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं, विच दे मेक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. मैं दो चीजों पे आपसे राय लेना चाहूंगा परमीत. प्रधानमंत्री जनधन योजना और मेक इन इंडिया का कैंपेन, क्या आपको लगता है अभी भी हमारे देश में 50% लोगों तक बैंक की सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं? क्या आपको लगता है ये बड़े स्टेप्स हैं बीइंग एनआरआईज? व्हाट्स योर व्यू? डेफिनेटली ये बड़े स्टेप्स हैं. एंड सी, if you have to reach the masses, that to 1.25 billion, you have to adopt technology very fast and you have to make the best use of technology. And there is no best champion that Modi ji to use technology for the masses. And do you think Mission US पे प्रधानमंत्री मोदी सक्सेसफुल रहे हैं? बिल्कुल. There is absolutely no doubt. No doubt on that. Okay, मैं फिर आता हूं टैक्स टेररिज्म पर और इकोनॉमिक टेररिज्म पर. जफर भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है इकोनॉमिक टेररिज्म को नेग्लिजिबल करना होगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो, पैसा चाहते हो देश के अंदर, तो टैक्स टेररिज्म और इकोनॉमिक टेररिज्म तो खत्म करना होगा, नहीं तो बहुत कम करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, नहीं तो कोई पैसा नहीं डालेगा देश में. बिल्कुल, ये तो फंडामेंटल है. अगर आप चाहते हो कि दुनिया भर के लोग आपके मुल्क में पैसा लगाएं, तो उनके अंदर डर और खौफ जो है वो बिल्कुल मिटा देना चाहिए. जैसे खास तौर से आपने देखा कि पिछली सरकार में कुछ कानून ऐसा है कि 50 साल पुराना उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव डाल दिया. तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी और मोदी साहब इसको जानते हैं. बहुत सारे कानून ऐसे हैं, खासतौर से जो लैंड एक्विजिशन के जो लॉज जो पुरानी सरकार डाल के जो गई है, उसमें तो ऐसा है कि आप कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लगा सकते. तो बहुत सारी चीजों का रिफॉर्म की जरूरत होगी और मैं समझता हूं कि ये इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए. जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, आपको लगता है? ओके आनंद साहब, क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. क्या आपको लगता है कि जो छोटी छोटी बातें प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उससे फर्क पड़ता है? इसमें बिल्कुल फर्क पड़ता है. देखिए, जो उन्होंने बात की सफाई की हिंदुस्तान में, वो बहुत जरूरी है. उन्होंने टॉयलेट्स की बात की. आप ये आवाम को, दुनिया को लगता होगा ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए. और जैसे आपने मॉडिफाइड की भी बात की, मोदी इकोनॉमिक्स की बात की, उन्होंने आज बड़ा साफ कहा है 3 चीजें इंडिया के पास जो एसेट्स हैं और किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वो 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं. एक, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, यूथ पावर की बात की और डिमांड की बात की. तो इंडिया की उन्होंने बड़े खुले तौर पे बोला कि भारत सबसे बड़ा बाजार है, भारत के पास आना पड़ेगा. तो उनका मैसेज क्लियर था, लाउड एंड क्लियर. क्या आपको लगता था कि भारत बाजार है, यू हैव टू कम टू इंडिया? सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो रहती है कि वहां पे डिमांड है कि नहीं है. और जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी इंडिया के अंदर, तब तक इंडिया की कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी. सो डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का होना बहुत जरूरी है. और मोदी जी ने जो गवर्नेंस की बात की, जो उन्होंने कहा कि रेड कारपेट होगी, रेड टेप नहीं होगा, तो उन सब से जो है वो तो जापान में भी उन्होंने बोला. ओके, आशीष चौहान, क्या आपको लगता है ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं? भारत को मेहनत तो करनी पड़ेगी और एम्बिशन नहीं होगी तो कैसे? But is he over ambitious? Not at all. I mean, we have to work hard, and he's just telling us that I am giving you this path. And for me, 2-3 things. I used to think that cleaning Ganga is a cultural issue, but today he showed me, and probably many of us who are saying that there is an economic agenda to that. 40% of Indian population is on the Ganga belt, and if you can improve Ganga, then everyone's business is going to improve, everyone's lifestyle is going to improve, and that was an eye-opener. Second thing what he did is that towards the end he told the NRIs that अपने देश के प्रति अपना ऋण अदा करो. मुझे लगा कि उससे बेहतर कोई इमोशनल अपील नहीं हो सकती. जी, उससे बेहतर कोई इमोशनल अपील नहीं हो सकती. मैं एक बार दोबारा जफर आपके पास आता हूं और यही सवाल पूछता हूं जो मैंने आशीष से पूछा. क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं? और कांग्रेस का कहना है वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करके कुछ दिखाएं. देखिए, मोदी साहब में यही फर्क है कि उन्होंने करके दिखाया है. गुजरात में बहुत सारी चीजें, देश गुजरात नहीं है, नहीं, तो एक जगह से आए हैं तो वहां करके दिखाया है.
यानी ये नहीं है कि कुछ किया नहीं है। 12 साल उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और देखिए गुजरात का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो इट वाज कम्युनिटी न्यूट्रल एंड इंक्लूसिव। बल्कि मोदी पर जो अटैक जो कर रहे थे कि साहब ये एक ही गुट के या एक ही मजहब के लोगों के साथ, तो गुजरात में उन्होंने दिखा दिया। बल्कि गुजरात में मुसलमानों ने जो तरक्की की है 10-12 साल में, उन पे ये भी आरोप लग रहा है कि सटनली वो हिंदुत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कहा मैंने तो कुछ सुना नहीं। जैसे उन्होंने नवरात्रों की बात की, माँ दुर्गा की बात भाई की। अब आप देखिए क्या नवरात्रि का जमाना चल रहा है। अगर नवरात्रि के जमाने में अगर वो नवरात्रि की बात नहीं करें, और मेरे लिए एक और बात है कि जो आदमी अपने मजहब से वफादारी नहीं करता वो किसी से वफादारी नहीं कर सकता। हमने तो बहुत सारे हमारे मुसलमान मिनिस्टरों को देखा है, उन्होंने कौन सी वफादारी की अपने मजहब के साथ। तो मोदी साहब को तो हम हमेशा देखते हैं कि नवरात्रि करते हैं, मोदी को बार बार करते हैं, आप तो एंडोर्स करते रहते हैं मोदी को। नहीं, मोदी साहब जो नवरात्रि में रोजे, हम रोजा कहेंगे उसको, मोदी साहब को मैं 10 साल से जानता हूं कि नवरात्रि के 9 दिन वो फास्ट करते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, उनका फास्टिंग तो हमारे से ज्यादा सख्त होता है। वो सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, हम तो इफ्तार भी कर लेते हैं मगरिब की नमाज के बाद आफ्टर सनसेट। तो वो उसमें कौन सी गलत, ऐसी कोई हिंदुत्व की बात नहीं थी। देखिए मजहबी होना और सेक्युलर होने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्या आपको लग रहा है वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जफर? रियलिस्टिक है मेरे हिसाब से, बिल्कुल रियलिस्टिक है। बल्कि हम तो अभी तक अंडर परफॉर्म नहीं, बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं। वो गंगा को सोच रहे हैं साफ कर देंगे, वो सोच रहे हैं उन्होंने किया साबरमती नदी में। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे 50 साल की जिंदगी हुई, मैंने कभी भी 40 साल में साबरमती नदी में पानी नहीं देखा था। उनके विरोधी कहते हैं कि वो गुजरात था, ये देश है, कैसे बदलेंगे देश? अरे भाई एक आदमी पहले एक कंपनी का कहीं एक प्लांट को, एक सेंटर को ठीक करता है तो कहीं से तो शुरू करता है ना। तो उन्होंने एक जगह से शुरू किया। ये तो नहीं है कि आप भी उनके साथ ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ओवर एम्बिशियस नहीं हूं। बल्कि जब वो उन्होंने गुजरात में अहमदाबाद, 1+1 11 नहीं होता, 1+1 2 ही होता है। रिवर फ्रंट हिसाब किताब की बात है। हम बिजनेस चैनल पे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए साफ सुथरी बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि उन्होंने जब रिवर फ्रंट की बात की अहमदाबाद में, तो हम भी ये समझते थे कि ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो भाई जब एक साबरमती में अगर किया तो गंगा में क्यों नहीं कर सकते, और बाकी नदियों में क्यों नहीं कर सकते? बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे हैं। नहीं, देखिए फिर भी आप वक्त दीजिए। अभी तो आए उनको कितने 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, आप मौका तो दीजिए। आपको लगता है अच्छे दिन आ जाएंगे अर्थव्यवस्था के भी, इकोनॉमी के भी और लोगों के भी? एक तो इसमें एक बात यह है कि कम से कम इस आदमी की नीयत सही है। और हम ये कहते हैं हमारे यहाँ पर जफर सुरेशवाला, नीयत से सब कुछ होता तो आशीष चौहान भी बहुत कुछ कर लेते। नहीं, नीयत इसलिए कि नीति जो है एक आदमी की पहले कर लेता। नहीं, नीति पहले अगर हो उसके बाद इकदाम भी उन्होंने शुरू किए। जी भाई, देखिए आप देखिए जापान गए, जापान से 35 बिलियन का वो लेकर आया। ये इस स्ट्रैटेजी पे भी मैं बात करना चाहता हूं, बिल्कुल आखिरी दौर है। आपको क्या लगता है आशीष, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है? जापान, चाइना, यूएस, मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। नहीं, मेरे हिसाब से ही इज वर्किंग ऑन 3 एस्पेक्ट्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट इज माय बिजनेस। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, देन एफडीआई। पहले तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बटोर सकते हैं बटोर रहे हैं, जितने जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो गवर्नमेंट के बगैर हो नहीं सकता, चाइना की गवर्नमेंट हो, अमेरिका की हो, और एफडीआई की तो उन्होंने नई परिभाषा दे दी। तो एफडीआई जो है वो भी बहुत जरूरी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और कई उद्योगपति से जापान में मिले, यहां मिल रहे हैं और कई जगहों पर मिल रहे हैं। और तीसरा जो पार्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा में होता है। $40 ट्रिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। उसको कैसे हम इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करें, और उनके लिए जो रूल्स चाहिए, जो मेथोडोलॉजी चाहिए, वो आज अभी उन्होंने आज ही उसकी बात करी। आखिरी दौर में ये डिबेट क्विकली, मैं बिल्कुल आखिरी दौर में क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। 5 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम यू आनंद आहूजा। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी ओवर डिलीवरी की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है वो ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं? मेरे हिसाब से वो बड़े रियलिस्टिक हैं, ओवर एम्बिशियस नहीं है। और उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आपने कहा कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज उन्होंने जैसे भाषण में कहा, हम तो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही कि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, खबरें पढ़ता हूँ कि सरकारी
अफसर जो हैं अब वो टाइम से आने लगे हैं। हमने ये चीजें अमेरिका में रह के कभी नहीं सुनी थी कि कोई अफसर टाइम से ना आए, लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कल्चर था और वो इस कल्चर को बदल रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो ये कल्चर को बदल रहे हैं तो ये एक अच्छा स्टेप है। ओके, योर रिएक्शन। क्लोजिंग रिमार्क्स 5 सेकंड्स। मेरे ख्याल से इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप 10 चीज करना चाहोगे तो उसमें से 6 आप अच्छी तरह करोगे, 2 आप लेट हो जाओगे और 2 नहीं हो सकेगी। पर अगर आपने एक ही चीज 6 तो होनी चाहिए। कितने कॉन्फिडेंट है वो 6 होंगी? आई थिंक डोंट से ऑन द सेक ऑफ सेइंग। इंडिया इज वाचिंग राइट नाउ। I think given his track record, I would give a high probability of success. Okay, your take. देखिए, मोदी जी जरूर सक्सेस होंगे बिकॉज इट इज नॉट जस्ट मोदी जी। नाउ ही इज चेंजिंग द कल्चर ऑफ द कैबिनेट। हम कुछ कैबिनेट मिनिस्टर से भी बात की है, वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहते हैं। हमने ब्यूरोक्रेसी से बात की। नाउ दे आर शोइंग अस कि यू हैव टू डू दिस ऑन प्रायोरिटी, यू हैव टू डू सर्टेन प्रोजेक्ट्स ऑन प्रायोरिटी, वेदर इट इज ई हेल्थ केयर, ई एग्रीकल्चर। ओके जफर, नहीं, फाइनल वर्ड ऑन। बिल्कुल, इसलिए मोदी साहब ने जो आज बात की कि हम इसको जनादेश बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट को। और अगर बच्चा बच्चा मुल्क का इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट की जब बात करेगा बच्चा बच्चा, वो चाहते हैं और उनकी वही फिलॉसफी है और उसी तरह से वो अपने आप को चला रहे हैं और जैसे सेल्समैन की तरह वो दुनिया में घूम रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुश्किल होगा ये होने में। आशीष चौहान, मेरे हिसाब से इंडिया रियलिस्टिक है या ड्रीम है? मेरे हिसाब से इंडिया कैन बिकम रिच बिफोर इट बिकम्स ओल्ड। आज उन्होंने जो बात कही कि आज 65% से ज्यादा लोग 35 साल के नीचे की आयु के हैं। अगले 30-40 साल तक इंडिया की जो एवरेज एज रहेगी वो 40 के नीचे रहेगी और हमें अभी मेहनत करनी है। हम जब बूढ़े हो जाएंगे एज ए कंट्री 2050 में तो हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। आज हमारा समय है, आज वो समय आ गया है। हर इंडियन को अपना भी मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी काम करे और मैं खाऊं। हम सबको काम करना, ग्रोथ में भागीदारी बननी चाहिए, लेकिन वो भागीदारी बनानी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने चैलेंजेस बहुत कुछ है। चैलेंजेस इतने सारे हैं कि शायद वक्त भी कम पड़ जाए, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनका कहना है वो काम करते हैं और उनको उम्मीद है। और कई बार मीडिया को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं कि मीडिया को लगता नहीं कि पॉजिटिव चीजें होगी। हम उम्मीद करेंगे कि देश के लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी इंडिया में रहते हैं। अगर इकोनॉमी बेटर होगी तो हमारे लिए भी बेटर होगी और आप सबके लिए भी बेटर होगी। लेकिन हमें इंतजार रहेगा अच्छे दिनों का और हमें इंतजार रहेगा देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर देखने का। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिबेट में शामिल हुए। आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क जी मीडिया। नमस्कार। फिलहाल टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार और निरंतर जारी है।